नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सीमा पांडे है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट तथा इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं लॉकडाउन के पीरियड में गर्भवती महिलाओं की थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ। उन्हें बताना चाहती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान उनकी जो कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं, जैसे कि वो क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना उनका वेट बढ़े, कौन सा एक्सरसाइज करें, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि आपकी गर्भावस्था में आपको 2 व्यक्तियों का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। जैसा कि आपकी मदर इन लॉ कह सकती हैं, आपकी मॉम कह सकती हैं, आपके हबी कह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्भावस्था में पल रहे शिशु को आपके डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट से 100-200 कैलोरीज ज़्यादा की ज़रूरत होती है। वो भी लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी, फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा भी नहीं होता है। तो आपका जो भी फूड होना चाहिए, आपका जो भोजन होना चाहिए, वो भोजन संपूर्ण या बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसमें न्यूट्रिशंस अच्छे से होने चाहिए। मेगा, मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, अलॉन्ग विद आपके दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा। और आप ये ध्यान रखिए कि जब आपका जो वेट बढ़ने की प्रोसेस है और जो वेट कितना बढ़ना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना था। अगर प्री प्रेगनेंसी आप बहुत दुबली पतली हैं तो आप 15 किलो तक भी गेन कर लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी शुरू होने के पहले ही हेल्दी हैं तो बहुत ज़्यादा वेट गेन करने की ज़रूरत नहीं है। 8 किलो आपके लिए बहुत है। तो हम एक रेंज रखते हैं वेट गेन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो 8 किलो से 15 किलो के बीच रहता है। जिसने 8 केजी गेन किया वो भी नॉर्मल होता है, जो 15 केजी गेन करता है वो भी नॉर्मल होता है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं, हमारी सेडेंट्री हैबिट्स, मतलब हम बहुत भारी काम नहीं कर रहे, कपड़े हम मशीन से धो लेते हैं, खाना हम गैस पे बनाते हैं, आटा चावल सब कुछ मशीनों से होकर के तैयार आता है। तो ऐसे में हम महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ता है। उस वर्कलोड ना होने की वजह से हमारी वेट गेन होने की टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है और उस टेंडेंसी को कम करने के लिए हमको फिज़िकली एक्टिव रहना है। अपने खाने में कोई भी बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं खानी है। कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज़ें जैसे रोटी, पराठा, पूरी, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं खाने की ज़रूरत है। पेशेंट आता है मुझसे पूछता है, डॉक्टर कौन सा फ्रूट, कौन सा ड्राई फ्रूट या कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको खाएं तो हमारे बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जो भी सीजनल फ्रूट है वो रोज़ 2 या 3 खाने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा फ्रूट खाने से आपके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएगा और वो कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, और वो आपका वेट बढ़ाएगा। इसलिए हर चीज़ को एक बैलेंस और लिमिट में खाने की ज़रूरत है। और कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मैं कहती हूँ अनार 250 रुपये किलो का खरीद के खाने के बजाय, जो इस वक्त ये सीज़न है, तरबूज, खरबूज और खीरा, ककड़ी, सेब, केला, जो भी फ्रूट्स इजीली अवेलेबल हैं आपके इलाके में, उसको खाने की कोशिश करें और वो आपके लिए अच्छा होगा। आपका खाना फ्रीक्वेंट होना चाहिए, हर 2 से 4 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। और खाने में रोटी चावल की मात्रा आपको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपके खाने में दूध की, दाल की, लेग्यूम्स होते हैं और लेंटिल्स होती हैं। लेंटिल हम दालों को कहते हैं और लेग्यूम्स हमारा राजमा, छोला, चना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हर हमारे खाने की जो प्लेट होनी चाहिए उसमें आप अगर 2 चपाती लेती हैं, 1 कटोरी दाल लेती हैं, तो आपकी 1 सैलड प्लेट भरी होनी चाहिए जो आपको खाना है। अगर आप एक साथ नहीं खा पाते हैं तो लंच या डिनर के 1 घंटे पहले अपने सैलड को खा लीजिए और उसके बाद खाना खाने की कोशिश कीजिए। ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि बहुत ही रिच सोर्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। आजकल आप देख रहे होंगे कि गूगल पे बहुत सारे सीड्स के खाने की बात की जा रही है। हमारे गांव में हमारी दादी नानियाँ जो हैं, पहले हमारे कद्दू की सब्ज़ी जो होती है उसके बीज निकाल के रख लेती थी, कटहल का बीज निकाल के रख लेती थी और उन बीज को हम भून के खाते थे और जो कि बहुत टेस्टी भी लगता था। तो आजकल वो सारी चीज़ें पैक होकर के आ रही हैं, आपके सुपर स्टोर्स और मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में बिक रही हैं और लोग उनको खरीद करके खा रहे हैं।
फ्लैक्स सीड, जिसको गांव में तीसी भी कहते हैं, वो बहुत ही रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए कि कम से कम 1 ग्लास दूध आप रोज़ पिएं। गर्मी के दिनों में खाने में दही या छाछ लें और दूध से मलाई उतार के पिएं। अगर आपका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो कोई भी चिकनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। भूख लगे तो फल, सब्जी, दाल और दूध, छाछ से ज़्यादा पेट भरिए, रोटी चावल कम खाइए। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स 4-4 दाना मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि हर एक ड्राई फ्रूट्स में से 4-4 दाने निकाल करके आप एक जगह कलेक्ट करके रख दीजिए और उनको दिन भर में खा लीजिए। उन ड्राई फ्रूट्स में आप काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, छुहारा, खजूर कुछ भी रख सकते हैं। तो आपका मेन मकसद क्या है? जब आपकी बॉडी में आपका बच्चा पल रहा है, आपको अच्छे से वेट गेन हो, आपकी मसल्स को प्रोटीन मिलती रहे जिससे उसमें वीकनेस ना आए, स्ट्रेंथनिंग होती रहे जिससे आपको चाइल्ड बर्थ में आसानी हो और आपको किसी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, आपकी बोन्स में कैल्शियम की कमी ना हो जाए। तो इन चीज़ों को अगर आप नेचुरल सोर्स से खाएंगे तो वो आपको ज़्यादा सूट करेगा, आपको फ़ायदा करेगा। तो अगर मुझसे कोई पूछता है 5 सुपर फूड जो आपको ज़रूर खाना चाहिए, तो उसमें अ ग्लास ऑफ मिल्क एकदम मस्ट है। 1 ग्लास छाछ या दही का लेना आपके लिए ज़रूरी है। 1 एप्पल या कोई भी और सीजनल फ्रूट आप रोज़ खाएं तो बहुत अच्छा होगा। आपके खाने में 1 दाल दिन में और रात में चना या राजमा कोई एक चीज़ रहती है तो बहुत ही अच्छा होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए आपको रंग बिरंगी सब्जियां, आपकी प्लेट जितनी रंग बिरंगी होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। हम लोग अक्सर अपना जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को, उसकी कमी को तो हम लोग लगभग पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन्स हैं, जैसे कैल्शियम है, सेलेनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सारी चीज़ों की कमी हमारे खाने में रह जाती है क्योंकि हम अपने सब्जियों पे, अपने फ्रूट इनटेक पे, अपने सैलड इनटेक पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। स्पेशली हम इंडियन महिलाएं और जो वेजिटेरियन है उनके खाने में बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन्स की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होने से आपके गर्भ में पलने वाले शिशु को भांति भांति तरह की बीमारियां होती हैं, वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होती है, कभी कभी प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड कम हो जाता है तो बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं। और जब आपकी डिलीवरी होती है तो उस वक्त आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, आप सीरियस हो सकते हैं, आपको ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको मैं अक्सर सलाह देती हूँ कि आपको रोज़ थोड़ा गुड़ खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, जो लोग शहर में रहते हैं, सब्जियों में ब्रोकली इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेल पेपर है, क्विनोआ को एक कंप्लीट फूड या कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको एग और फिश अपने खाने में रखना चाहिए। साथ में जितना ग्रीन लीफी, मैं कहती हूँ अगर आप साग ऐसे नहीं खा पा रहे, आप दाल में मिला के उसको टेस्टी बना लीजिए, खा लीजिए, कोई स्मूदी बना के पी लीजिए। और लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब फ्रूट खाएं या जूस पी लें? जूस आप याद रखिए, मैं मरीजों को अपने बताती हूँ कि सिर्फ चीनी है। आपने फ्रूट का सारा मेन पार्ट तो निकाल के फेंक दिया, बस उसमें से जितना शुगर था उसको इकट्ठा कर लिया। जूस उन लोग के लिए बना है जो लोग मुंह से खा पी नहीं सकते हैं या बहुत बीमार हैं। जैसे जॉन्डिस का पेशेंट है, उसका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो खाता है, वो जूस पीता है, मुंह से उसको खाना हजम नहीं हो रहा है तो समझ में आता है। लेकिन एक प्रेग्नेंट महिला को ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो अगर फ्रूट खड़ा खाती है तो उस फ्रूट को खाने से क्या होगा, जो उसका रफेज है उसको फाइबर इनटेक उसका बढ़ेगा, उसका फाइबर इनटेक बढ़ेगा तो उसका पेट अच्छे से साफ होगा। उसको कॉन्स्टिपेशन, जो कि प्रेगनेंसी की मैंने पहले भी बताया था बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्यों होती है? एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी निकालती है जिससे हमारा यूट्रस को वो शांत रखता है, और जब वो यूट्रस को शांत रखता है तो उन सारी चीज़ों को, जो भी मूवमेंट करने वाले ग्रंथियाँ होती हैं या अंग होते हैं, जैसे हमारा खाने की नली, उन सबको भी
कंपैरेटिवली स्लो कर देता है और उस स्लोनेस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जब भी आप ज्वार बाजरे और मिक्स ग्रेन की रोटी खाते हैं या फ्रूट्स ऐसे खाते हैं जिनके अंदर फाइबर है, सैलेड खाते हैं, दाल में साग मिला के खाते हैं, तो जब भी आप इस तरह का खान पान रखते हैं तो उससे आपका फाइबर इनटेक नेचुरली नॉर्मल हो जाता है, आपका पेट अच्छे से साफ रहता है, आपको गैस की शिकायत नहीं होती है, आपको भूख लगती है। तो ये तो रहा खाने के बारे में। और दूसरी चीज़ कि नेचर हमको हेल्प करती है। नॉर्मली वेजिटेरियन लोग जब आयरन की कैप्सूल खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, तो हमारे खाने में एक फाइटेट नाम की चीज़ होती है। वो एक तरह का हार्मोन है नेचुरल, जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को हमारे खाने की नली से कम करता है। लेकिन प्रेगनेंसी में चूँकि बच्चे को आयरन की ज़रूरत होती है, तो नेचर हमारी हेल्प करती है और प्रेगनेंसी के टाइम में हमारी आयरन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हर कंट्री में नहीं आयरन कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन सबको दिया जाता है, हमारी कंट्री में देखा गया और बाकी हमारी जो नेबरिंग महिलाओं में पाई गई, फॉलिक एसिड की कमी पाई गई, इसलिए हम लोग आप लोगों को अलग से उसका सप्लीमेंट खाने को देते हैं। अगर आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, आपका कैल्शियम बढ़िया है, आपकी बोन्स अच्छी हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलर 9 महीने आयरन और कैल्शियम खाएं। जब भी खाएं आप अपने डॉक्टर की सलाह से खाएं। और दूसरी चीज़, आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी और आपकी बॉडी में भी जो टूट फूट हो रही है इस बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसको दूर करने के लिए भी चाहिए होती है। तो बहुत सारे जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, लेग्यूम्स बताए, लेंटल्स बताए, इनको खाने से ये दोनों चीज़ें ही आपकी पूरी हो जाती हैं। सब्जियों में ब्रोकली, कैबेज, भिंडी, इस तरह की सब्जियां, टमाटर बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको जूस पीने का मन कर रहा है तो आप वेजिटेबल जूस पिएं या सूप बना के पिएं, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी खाने के लिए और आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए एंड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए। और फ्रूट जब भी खाएं उसको खड़ा खाएं, अच्छे से साफ करें, वॉश करके धुल के खाएं। और कुछ चीज़ें पूछते हैं लोग कि क्या ना खाएं, जैसे पपीते के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि पपाया खा लेने से बच्चे का एबॉर्शन हो जाता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा देखा गया था कि पहले ज़माने में जब हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन्स नहीं थी, एबॉर्शन क्लिनिक्स नहीं थे, तो महिलाएं पपाया के बीज को पीस के एबॉर्टिफेशन की तरह से यूज़ करती थी। उसका रीज़न ये था कि पपाया के अंदर एक एंजाइम होता है जो खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है, उसी बेसिस पे वो लोग उसको यूज़ करके एज एन एबॉर्टिफेशन करती थी। और ये बात लोगों को पता चली और इससे उन्होंने कहा कि आपके पपाया खाने से आपको मिसकैरेज हो जाता है। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुना, मैंने नेट पे ढूंढा, तो ये पाया कि कच्चा पपाया हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल स्पेशली मना करते हैं खाने के लिए, लेकिन पका हुआ पपाया में वो चीज़ नहीं होती है, उसको आप खा सकते हैं। लेकिन पेशेंट अगर मुझसे बार बार पूछता है तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि देखो भाई, कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप पपाया नहीं खाएंगे तो भी काम चल जाएगा। आपके पास उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं और बिना पपाया खाए भी आपका काम चल सकता है। मेरी माँ तो सिर्फ और सिर्फ पपाया खाती थी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरी चीज़, चाय और कॉफ़ी के लिए आपका मन करता है चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन मॉम इन लॉ कहती है नहीं प्लीज़ मत पियो, इससे दिक्कत हो जाएगी। तो कैफ़ीन इनटेक अगर आप एक रीज़नेबल अमाउंट में लेते हैं, क्वांटिटी में लेते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। आप दिन भर में 2 कप कॉफ़ी या 3 कप चाय आराम से पी सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्राइटिस नहीं है, आपके पेट में जलन नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं हो रही हैं। उसके अलावा आप नींबू नमक पानी का शिकंजी दिन में 1-2 बार पी सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, हाइपरटेंसिव नहीं हैं। आप छाछ पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले आपने वीडियो में बताया था। अब वो चीज़ें कि क्या हमको नहीं खाना चाहिए, उसमें मेरे हिसाब से आप बीमार नहीं हैं, आप एक कंप्लीटली हेल्दी ह्यूमन हैं और आप इस ब्लिस को एंजॉय कीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं।
आपको कोई भी चीज़ मॉडरेशन में खाने के लिए मना ही नहीं है। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा कोई भी खाता है तो उसको उससे प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको सिर्फ मना है। बेसिकली मैं क्या मना करती हूँ, मैं आपको जैसे पहले बता रही थी कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गई है और हमारा सब कुछ बहुत ही एडवांस हो गया है, काम हम कम करते हैं, खाना बहुत रिफाइंड खाते हैं, तो हमारी वेट गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। उस पे से हमारे अगर हिस्ट्री है फैमिली में शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, और हम इतना वेट गेन कर रहे हैं, तो हम प्रोन हो जाते हैं प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के लिए या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए। वेट गेन एक्स्ट्रा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम सलाह देते हैं कि आपको तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपका मन खराब होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें चटपटी तीखी खाने का मन करता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी वो चीज़ें खाएं वो घर पे बनी हों, साफ़ सुथरी हों, अच्छे तेल में बनाई हों। कोई भी पैक चीज़ों पर स्नैकिंग मत करते रहिए, जैसे टीवी देख रहे हैं, बिस्किट का पैकेट निकाल लिया, खाते जा रहे हैं, वो नुकसान करता है। मिक्सचर, आपको नमकीन खाने का मन कर रहा है, आप घर में कॉर्नफ्लेक्स, मूंगफली, चूड़ा, ये सब मिला करके अपने लिए अच्छा सा नमकीन तैयार करके रख सकते हैं। जितनी पैक चीज़ें हैं वो खाने को मैं मना करती हूँ। और उसके अलावा कच्ची, ठीक से ना पका हुआ कोई भी नॉनवेज प्रिपरेशन, वेजिटेबल प्रिपरेशन, जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, उन चीज़ों को खाने को मना करती हूँ। हमारे देश में महिलाएं बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक नहीं हैं, स्मोकिंग कंप्लीटली नहीं करनी होती है, अल्कोहलिक नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप एक मॉडरेशन में जो लोग ड्रिंक लेते हैं 2 या 3 बार हफ्ते में ड्रिंक ले सकते हैं, लेकिन थैंकफुली हमारी कंट्री में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो रही खाने पीने के बारे में, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें छूटा है। अब बात आती है एक्सरसाइज की। हाँ, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों के लिए एक बात जोड़ दूँ। अगर आपको डायबिटीज़ है या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो गया है, या आप हाइपरटेंसिव हैं, या आपको कोई और बीमारी है, तो आपको क्या खाना है, आपकी डॉक्टर आपको स्पेसिफिकली इसके बारे में सलाह देगी कि क्या चीज़ नहीं खाना है। जैसे हाइपरटेंसिव लोगों को हम ऊपर से नमक खाने को मना करते हैं। मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर उनकी एज 30 के ऊपर है, वो प्रेग्नेंट हैं, उनका वेट ज़्यादा है, तो उनको अपने खाने में एक एडिड सॉल्ट कम करना चाहिए। एडिड सॉल्ट कम करने का मतलब क्या है, आप चटनी, अचार, सलाद, इन चीज़ों में नमक ऊपर से मत खाइए, खाने में ऊपर से नमक मत डालिए, और कोशिश करिए कि एक वक्त बिना नमक वाला भी खाना अगर खा लेती हैं, दूध रोटी स्नैक में या कहीं पे भी, तो चलेगा। और उसके अलावा मैं बहुत लोगों को कभी कभी रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक का प्रयोग करने को कहती हूँ, क्योंकि वो उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, तो उसका सोडियम कंटेंट कम होता है। इसी तरह जो डायबिटिक होते हैं उनको चावल, चीनी, आलू की मात्रा कम करने को कहती हूँ, और उनकी फिक्स डाइट होती है, इतने कैलोरीज की डाइट आपको खाना है। नॉर्मल वर्किंग फीमेल जिसकी बीएमआई क्या होता है, आपका बॉडी का वेट को अगर आपके हाइट से भाग दे दिया जाए तो जो नंबर आता है वो आपका बीएमआई होता है, और उस बीएमआई के हिसाब से हम आपका कैलोरी इनटेक डिसाइड करते हैं। नॉर्मल महिला जो भारतीय 50 से 60 किलो की है, प्रेगनेंसी के दौरान उसके कैलोरी इनटेक 1500 से 2000 या 2200 कैलोरी तक होना चाहिए, अगर वो कोई भी बहुत भारी भरकम काम नहीं करती है। अब नंबर आता है एक्सरसाइज का। दोस्तों, हमको एक्सरसाइज अपने को ठीक रखने के लिए करना है, अपनी खुशी के लिए करना है। इसलिए नहीं करना है कि हम एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो हमारा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे में कभी कभी लोग ओवरडू कर देते हैं एक्सरसाइज को, और उनको समय से पहले पेन हो जाता है, या उनको पेन होता रहता है, ब्लीडिंग आती रहती है वेजाइना से, उसमें वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। वो भी कैसी एक्सरसाइज, चक्की चलाना, चावल कूटना, आटा पीसना, ये सारी चीज़ें करने से आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कोई भी एक्सरसाइज उतना ही करें जितने में आपको थकान ना हो, और जितना करके आपको अच्छा लगे, आपको मूड फ्रेश हो। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं,
और वीडियोस हैं जिनमें वो दिखाते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आपको प्रेगनेंसी के दौरान करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा तेज कदम से स्मूथ सरफेस पे चलना बेस्ट एक्सरसाइज होता है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। अगर आप स्विमिंग करती हैं तो मॉडरेट स्विमिंग 10 से 15 मिनट जितने में आप कर सकती हैं। जो लोग पहले से एक्सरसाइज कर रहे थे प्रेग्नेंट होने के पहले, उनका लेवल ऑफ फिटनेस अलग होता है उनसे जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है। जो घर में एक्सरसाइज करते हैं उनके पास एक तरह की साइकिल होती है स्टेशनरी, उसको भी वो चला सकते हैं क्योंकि उस पे से उनको गिरने का खतरा नहीं होता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यों ज्यों आपका पेट निकलता है आपकी बॉडी का बैलेंस गड़बड़ होता है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है, तो आप बहुत जल्दी इधर उधर गिर सकते हैं। और आप अगर ऐसे में लेथार्जिक वे में बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कम हो जाती है। और आपको चाइल्ड बर्थ के समय आपकी मसल्स का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। या जब एक बार आपकी डिलीवरी हो जाएगी, 9 महीने आप अगर कंप्लीट बेड रेस्ट पे है तो आपके मसल्स में सैगिंग हो जाएगी, आपकी फिगर उतनी जल्दी फिर से नॉर्मल पे नहीं लौट पाएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, लेकिन जो भी एक्सरसाइज करें अपने डॉक्टर की सलाह लेके करें। मेरे पास कुछ वीडियोस थे, कुछ प्रेजेंटेशंस थी जो कि मैं इस लाइव सेशन में दिखा नहीं पा रही हूँ। प्री नेटल योगा के नाम पे बहुत सारे योगा है ऑनलाइन, मैं नीचे बाद में इस लिंक में लिख के डाल दूंगी। उन पोजेस को वो मुझे अच्छे लगे, वो आपको करना चाहिए वॉकिंग के अलावा अगर आप करना चाहती हैं। और स्क्वैटिंग, लास्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेगनेंसी करीब आ रही है तो पालती लगा के बैठना या झाड़ू पोछा करने से जो आपकी स्क्वैटिंग पोजीशन में आपकी पेल्विक मसल्स खुलती हैं वो करना अच्छा होता है। बाकी टाइम में वॉकिंग के अलावा अपने हाथ पैरों की स्ट्रेंथनिंग के लिए थोड़ा सा आप अपने हाथों में माइल्ड वेट लेकर के उसको चलाने की कोशिश कीजिए, अपने पैर को हिलाने की कोशिश कीजिए। उठक बैठक टाइप की हाफ पोजीशन में 10 से 15 बार आप कर सकते हैं। लेकिन वो महिलाएं जिनको प्रेशियस प्रेगनेंसी है, जिनके बच्चे को गिरने का खतरा है, जिनकी सर्विक्स कमज़ोर है, जिनको कभी ना कभी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई थी, या जिनको प्लेसेंटा प्रीविया है, या जिनके डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, उन महिलाओं को इन एक्सरसाइजेस को अपने आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जैसा वो कहती हैं वैसा ही करने की कोशिश करनी चाहिए। और उतना करिए और वैसे करिए जो आपको अच्छा लगे। कोई भी एक्सरसाइज, चाहे आपने पहले, जो लोग पहले बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते थे प्रेग्नेंट होने से पहले, उनको भी अपने एक्सरसाइज की इंटेंसिटी घटानी है। हमारा मकसद क्या है? कोई भी योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए कर रहे हैं। आपको अच्छी नींद आए, आपको टेंशन ना हो आपका बच्चा कैसा जा रहा है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हो रहा है। आपको जो मैंने फूड्स बताए, वो फूड भी, उसमें जो भी मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए, जो बीज खाने को बोला और कुछ फ्रूट्स ऐसे और सब्जियां बताई, वो आपकी बॉडी की बेसिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपका स्ट्रेस लेवल दूर करने के लिए, आपके अंदर प्लेजेंट फीलिंग लाने के लिए एक्सरसाइज करना है। आपको उस वक्त बॉडी बिल्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। आपका कार्डियक कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। तो जब आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा अगर आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, आपको चक्कर आने लगता है, आप गिरने लगते हैं, तो प्लीज़ आपको ऐसे में बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। योगा और मेडिटेशन के बहुत अच्छे बाबा रामदेव जी के 5 योगा सीक्वेंसेस कल रात को मैं देख रही थी, वो मैं चाहती थी आपके साथ शेयर करूं पर नहीं कर पा रही हूं। मैं कोशिश करूंगी भेजने के लिए। वो बहुत अच्छे थे और उनको करना चाहिए। और मेडिटेशन 5 मिनट ज़रूर सोने से पहले और सुबह उठ के करिए, जिससे कि दिन भर आप शांत रहें। मैं हमेशा ही इस बात पे यकीन करती हूँ कि अभिमन्यु ने जब वो सुभद्रा के पेट में था तो जो सुना था और उसके बेसिस
पे उसने जो चक्रव्यूह तोड़ा था वो घटना साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि सही है। तो जैसा आपका खान पान, रहन सहन, व्यवहार अभी है, इसी के हिसाब से जो आपका आगे आने वाला बच्चा है वो पैदा होगा। तो बहुत अच्छे से रहना है, खुश रहना है। खाने के लिए मियाँ बीवी में टेंशन नहीं करनी है कि ये तो खाती नहीं है। डॉक्टर के पास जब भी हस्बैंड आता है उसकी दो ही शिकायत होती है, मैडम ये तो खाती नहीं है, ये तो मेरी कोई बात सुनती नहीं है, फ्रूट्स आके सड़ जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपको भी समझना होगा कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिससे मूड स्विंग्स होते हैं, और आप जो महिला हैं आपको भी ये समझना होगा कि आपने हस्बैंड की उस केयर या अपनी फैमिली को समझें और उसको कुछ हद तक फॉलो करने की कोशिश करें। जो अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे खाइए, जितना अच्छा लगे उतना ही एक्सरसाइज करिए, मगर खुश रहिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों के बीच आकर के आपसे बात करना मेरा फेवरेट हॉबी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल दें, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँगी।